हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITP साइंस अपेक्स। आई एम योर इंस्ट्रक्टर दीप्ति वर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चनर ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 10। इससे पहले हमने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के 1 to 9 क्वेश्चनर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। क्वेश्चनर्स के साथ हमने आपको जो लेक्चर्स थे टीचिंग यूनिट के वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अगर आप बिना लेक्चर देखे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आए हो तो आप ऐसा मत करना, क्योंकि आपको जो इजी से इजी सब्जेक्ट्स होंगे ना, टॉपिक्स होंगे, वो भी थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे बिकॉज आप डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसलिए पहले आप अपना कंटेंट क्लियर कीजिए, उसके बाद जो भी जिस टाइप के भी MCQs होंगे उनको आप बना सकते हैं इजीली। तो पहले आप लेक्चर देखेंगे और उनके बाद क्या करेंगे, उनके बाद अपने क्वेश्चंस पे आप आएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट 10 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। सो टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो क्या था, नरेटिव था। तो अब नरेटिव का मीनिंग क्या होता है, उसमें हमने कौन कौन से फिलोसॉफर्स के बारे में पढ़ा और उन फिलोसॉफर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा, ये सब जानने के लिए आप क्या करेंगे, उस जो भी लेक्चर था उसको फिर से आप देखेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो, या फिर एक बार रिकैप करने के लिए भी आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चनर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज़ अ की फीचर ऑफ गुड नरेटिव। एक गुड नरेटिव का की फीचर क्या होता है, तो इसके लिए आपको नरेटिव का मतलब पता होना चाहिए और हमने नरेटिव में क्या क्या देखा था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गुड नरेटिव हम किसको बोलेंगे, लैक ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें हो उसको, क्लियर या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो उसको, रैंडम आइडियाज़ को, या फिर नो कंक्लूजन, जिनका कोई कंक्लूजन नहीं हो, इसको हम नरेटिव बोलेंगे क्या, इसको नहीं बोलेंगे। किसी भी रैंडम आइडिया को भी नरेटिव नहीं बोलते। लैक ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें हो वो भी नरेटिव नहीं कहलाता। तो एक गुड नरेटिव हम किसको बोलेंगे, जिसमें क्लियर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर विच एलिमेंट इज एसेंशियल इन अ नरेटिव। एक नरेटिव में सबसे एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, तो एक नरेटिव में सबसे एसेंशियल एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला उसका मेन असेसमेंट होगा, प्लॉट, इक्वेशन या डेटा टेबल। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लॉट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेटिव टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू। नरेटिव टीचिंग क्लोजली किससे रिलेटेड होती है, पहला बिहेवियरिज्म से, दूसरा कंस्ट्रक्टिविज्म से, तीसरा रियलिज्म से, या चौथा आइडियलिज्म से। तो इसका आंसर क्या होगा, नरेटिव जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिलेट किससे होता है, हमने ये उस चैप्टर में भी डील किया था। तो इसे किससे रिलेटेड होगा, ये कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड होता है। ठीक है, नरेटिव पेडागोजी फोकसेस ऑन। नरेटिव पेडागोजी जो होती है वो किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है, टीचर सेंटर्ड लर्निंग पे, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पे, कोई भी इंटरेक्शन ना हो, या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। जैसे हमारे सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड रखा गया है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने का कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना, इसीलिए तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। तो अब इस टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, नरेटिव दिया हुआ है, तो नरेटिव का कोई ना कोई पर्पस होगा, इसीलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। तो इसका पर्पस क्या है कि हम ये क्या करें, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को फोकस करें। देखो अभी जो हमारा NEP 2020 आया है ना, उसमें मेन हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, मतलब बच्चे की जैसी इच्छा हो या फिर बच्चे को जिस तरीके से समझ आता हो उस हिसाब से हमारा टीचिंग मेथड होना चाहिए। तो नरेटिव पेडागोजी किस पे फोकस करेगा, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में फोकस कर रहा है, तभी उसको हम NEP 2020 के सिलेबस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ नरेटिव फॉर्म। एक नरेटिव फॉर्म हम किसको बोलेंगे, स्टोरी को बोलेंगे, किसी फॉर्मूला को बोलेंगे, डायग्राम को बोलेंगे, या इक्वेशन को बोलेंगे। तो नरेटिव को हमने उस लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया, टीचिंग एप्टीट्यूड लेक्चर 10 में, कि ये किसका फॉर्म है, स्टोरी का फॉर्म होता है। ठीक है, नरेटिव पेडागोजी इंक्लूड्स। नरेटिव पेडागोजी क्या इंक्लूड करती है, स्टोरी टेलिंग को इंक्लूड करती है, मेमोराइजेशन को इंक्लूड करती है, ड्रिल प्रैक्टिस को इंक्लूड करती है, या फिर डिक्टेशन को इंक्लूड करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, नरेटिव पेडागोजी स्टोरी टेलिंग को इंक्लूड करती है। ठीक है, अ नरेटिव अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव इन। नरेटिव अप्रोच जो है ये एक आपका टीचिंग मेथड ही है। तो कहाँ पे आप इस टीचिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं ये आपको बताना है। कहाँ पे आप यूज़ करेंगे, रोट लर्निंग के लिए यूज़ करेंगे, स्टोरी बेस्ड टीचिंग के लिए यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, या ड्रिल प्रैक्टिस के लिए यूज़ करेंगे।
तो इसका आंसर क्या होगा, आप नरेटिव अप्रोच को मेनली स्टोरी बेस्ड टीचिंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे हमको नरेटिव क्यों यूजफुल है उस क्वेश्चन से डील करना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नरेटिव हेल्प्स इन, नरेटिव्स हमको हेल्प करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, कंफ्यूजन में, इग्नोरेंस में, या फिर डिसइंटरेस्ट में ये हेल्प करते हैं। तो नरेटिव किस चीज़ में आपको हेल्प करेंगे, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, नरेटिव्स आर यूजफुल फॉर, नरेटिव्स हमारे लिए यूजफुल हैं, किस चीज़ के लिए यूजफुल हैं, इग्नोरिंग कॉन्टेक्स्ट, ताकि हम कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर दें, मेकिंग कॉन्सेप्ट्स रिलेटेबल, हम जो कॉन्सेप्ट है उनको रिलेटेबल बना सकें, रिड्यूसिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट या लिमिटेड क्रिएटिविटी। तो इसका आंसर क्या होगा, इग्नोरिंग कॉन्टेक्स्ट, मेकिंग कॉन्सेप्ट रिलेटेबल, रिड्यूसिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट या लिमिटिंग क्रिएटिविटी। तो हम नरेटिव्स को अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो कुछ यूज़फुल होंगी, तभी तो हम पेडागोजी में यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको हम स्टूडेंट के लिए रिलेटेबल बना सकें। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरेटिव्स हेल्प स्टूडेंट्स टू, नरेटिव्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, मेमोराइज डेफिनेशंस, ताकि वो डेफिनेशन को मेमोराइज कर सके, अवॉइड थिंकिंग, थिंकिंग को ही अवॉइड करें इसलिए हम उनको हेल्प नरेटिव सिखाते हैं, कनेक्ट आइडियाज़ विथ रियल लाइफ, अपने रियल लाइफ से आइडियाज़ को वो कनेक्ट कर पाएंगे या फिर कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देंगे। तो हम नरेटिव स्टूडेंट्स को इसीलिए सिखाते हैं ताकि वो क्या कर सकें, जो हमारे चैप्टर में दिया गया है या फिर जो भी कंटेंट हमारे में दिया गया है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके, रिलेटेबल बना सके। तो इसका आंसर क्या होगा, नरेटिव स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं ताकि वो उनको रियल आइडिया से कनेक्ट कर सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, स्टोरी टेलिंग इन क्लासरूम प्रमोट्स, स्टोरी टेलिंग इन क्लासरूम। अब क्लासरूम में क्या होता है, कभी कभी जैसे आप स्टूडेंट रहें तो टीचर आपको स्टोरी टेलिंग के थ्रू कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो टीचर ऐसा क्यों करता है, तो इसलिए ताकि वो आपको पेसिव लर्निंग प्रोवाइड करा सके। पेसिव लर्निंग मतलब मैंने आपको उसी चैप्टर में पेसिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग भी बताया है। या फिर आप जो अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है ना, तो 1 to 10 में से किसी ना किसी 4 यूनिट में तो आपको ये दोनों वर्ड मिलेंगे ही, पेसिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग। अगर आपको फिर भी इन दोनों में डिफरेंस पता नहीं है या फिर डेफिनेशन नहीं पता, तो आप एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वर्ड्स और टर्म्स आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। ठीक है, इसीलिए आप लेक्चर्स जरूर से देखिए। तो पेसिव लर्निंग के लिए हम वो क्लासरूम प्रमोट करते हैं, एक्टिव इंगेजमेंट के लिए, साइलेंस के लिए या आइसोलेशन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टोरी टेलिंग इन क्लासरूम प्रमोट्स एक्टिव इंगेजमेंट, ताकि क्या हो, बच्चे उस चीज़ से रिलेट कर सके, उसको अपने आसपास की चीज़ों की तरह देख सके, और तब जाके बच्चे क्या करेंगे, उन चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेटिव बेस्ड लर्निंग इज, नरेटिव बेस्ड लर्निंग क्या होती है, पेसिव होती है, इंटरेक्टिव होती है, बोरिंग होती है या मैकेनिकल होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, नरेटिव बेस्ड लर्निंग इंटरेक्टिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमने अभी तक अगर आपने लेक्चर भी नहीं देखा है ना, तो क्वेश्चंस करने से आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि नरेटिव क्या है, एक ऐसा पेडागोजिकल हमारे लिए टूल है जिससे हम क्या करते हैं, बच्चों को और ज़्यादा कनेक्टनेस फील कराते हैं, रिलेटेबल फील कराते हैं दोनों कंटेंट और उनके रियल वर्ल्ड के बीच में। तो इससे क्या होता है, उनको ये चीज़ क्या लगेगी, और इंटरेक्टिव लगेगी, वो क्या करेंगे, इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो नरेटिव बेस्ड लर्निंग क्या होती है, इंटरेक्टिव होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेटिव लर्निंग इज, नरेटिव लर्निंग कैसी होती है, टीचर डोमिनेटेड होती है, स्टूडेंट इंगेजिंग होती है, साइलेंट होती है या रिजिड होती है। तो नरेटिव लर्निंग कैसी होती है, स्टूडेंट इंगेजिंग होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, नरेटिव इन टीचिंग प्राइमरली हेल्प टू, नरेटिव इन टीचिंग मतलब हम टीचिंग में नरेटिव को यूज़ कर रहे हैं तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम उनको यूज़ कर रहे हैं, उनका प्राइमरी गोल क्या है। तो उनका प्राइमरी गोल है मेमोराइज फैक्ट्स, ताकि बच्चे क्या कर सके, फैक्ट्स को मेमोराइज कर सके, डेवलप इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, जो बच्चे क्या करेंगे, उन चीज़ों को, कॉन्टेंट्स को इमेजिन करेंगे और उनको समझ सकेंगे।
फिर अवॉइड इंटरेक्शन या रिड्यूस करिकुलम, तो इसका आंसर क्या होगा ये आप कमेंट में बताएंगे। नरेटिव्स इन टीचिंग प्राइमरली हेल्प टू, इसका आंसर इजी है, पता होगा तो आप कमेंट बता दीजिए ताकि जिनसे किसी और को नहीं पता होगा तो उनको भी पता चल जाए। और अगर आपको डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर बता दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेटिव मेथड एनकरेजेस, नरेटिव मेथड जो है वो एनकरेज करता है, किस चीज़ को एनकरेज करता है, इमेजिनेशन को, फियर को, साइलेंस को या आइसोलेशन को। तो इसका आंसर क्या होगा कि हम जब नरेटिव मेथड से पढ़ते हैं, चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने रियल वर्ल्ड से, इसका मतलब हम यहाँ पे इमेजिनेशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नरेटिव मेनली इनहेंस, नरेटिव जो होते हैं वो मेनली इनहेंस करते हैं मैकेनिकल स्किल को, आपकी सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्किल्स को, इमोशनल एंड कॉग्निटिव लर्निंग को या मेमोरी को। तो इसका आंसर क्या होगा, नरेटिव जो होते हैं वो ज़्यादातर आपके इमोशनल और कॉग्निटिव लर्निंग को एनहेंस करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेटिव एनकरेज, नरेटिव्स जो होते हैं वो एनकरेज करते हैं, किस चीज़ को एनकरेज करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी को एनकरेज करेंगे, रिजिडिटी को एनकरेज करेंगे, फियर को या आइसोलेशन को। तो नरेटिव्स किसको इनकरेज करेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा था एक दो क्वेश्चन पहले कि इमेजिनेशन से लिंक्ड है, तो अगर कोई चीज़ इमेजिनेशन से लिंक्ड है तो वहाँ पे क्रिएटिविटी वर्ड आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा कि नरेटिव क्या करता है, हमारी क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है, ठीक है। नरेटिव इम्प्रूव, अब नरेटिव्स जो होते हैं वो इम्प्रूव भी करते हैं, तो किस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, एग्जाम स्कोर्स को इम्प्रूव करेंगे, ओनली मेमोरी, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी को इम्प्रूव करेंगे, या फिर ओनली राइटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नरेटिव्स जो होते हैं ना वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेटिव टीचिंग हेल्प इन, नरेटिव टीचिंग हेल्प करती है, किस चीज़ को हेल्प करेगी, इग्नोरिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को इसके थ्रू हम इग्नोर कर देंगे, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव्स, मतलब डिफरेंट लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं तो इसको हम समझ सकेंगे नरेटिव के थ्रू, या फिर रिड्यूसिंग डिस्कशन या लिमिटिंग आइडियाज़। जैसे हमने क्या किया टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर 10 में क्या था, डिफरेंट फिलोसोफर्स थे, तो हमने उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू को जाना, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। टॉपिक सबका क्या था, एक ही था, क्या था, एजुकेशन, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू सबके थोड़े अलग अलग थे। तो नरेटिव क्या करता है, हमको हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करेगा, ताकि हम जान सकें, क्या जान सके कि हर किसी का क्या होता है, पर्सपेक्टिव अलग होता है और उनके पर्सपेक्टिव को हम समझ सकें, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेटिव्स मेक लर्निंग, नरेटिव्स जो होते हैं वो लर्निंग को हेल्प क्या करते हैं, कैसा बनाते हैं, बोरिंग बना देंगे, मैकेनिकल बनाएंगे, मीनिंगफुल बनाएंगे या डिफिकल्ट बनाएंगे। तो नरेटिव्स जो है वो लर्निंग को क्या करते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं, ठीक है। नरेटिव्स आर बेस्ट यूज्ड इन, नरेटिव्स को हम बेस्ट यूज़ करते हैं, किन चीज़ में यूज़ करेंगे, कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, टेस्ट के लिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ होमवर्क के लिए। तो हम नरेटिव्स को टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, होमवर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारी जगह पे क्या वर्ड दिया हुआ है, ओनली वर्ड दिया हुआ है। तो आप ये जो ओनली वर्ड होता है ना, एमसीक्यू जब भी सॉल्व करेंगे तो इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर ये तीनों ही आंसर सही हैं पर तीनों के आगे क्या है, ओनली जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हम नरेटिव्स को यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम क्या पढ़ेंगे, पिलर्स ऑफ एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन फिलोसॉफी। तो आपने अगर यूनिट 10 पढ़ा होगा तो आपको याद होगा हमने क्या क्या पढ़ा है, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा है, और श्री औरबिंदो जी के बारे में पढ़ा है, श्री औरबिंदो और विवेकानंद जी के बारे में भी पढ़ा है, और किन के बारे में पढ़ा है, हाँ मेनली इन तीन के बारे में पढ़ा है, और इन तीनों के जो डिफरेंट क्या थे, पॉइंट ऑफ व्यूज थे, इनके बारे में भी हमने डील किया है। अगर आपने नहीं देखा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है आपको इस टॉपिक से, ना पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड में 1 या 2 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है ना उसको आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इससे नहीं हो पाएगा, आपको लेक्चर भी अच्छे से देखना पड़ेगा,
क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ गया ना तो आप सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये जो पिलर्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी है ना, एजुकेशन फिलोसॉफी, इसके लेक्चर्स अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पक्का क्वेश्चंस आते ही हैं हर साल। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मतलब एजुकेशन क्या है? जो हमारे अंदर ऑलरेडी परफेक्शंस हैं उनका मैनिफेस्टेशन है। ये किन्होंने कहा है? गांधी जी ने कहा है, विवेकानंद जी ने कहा है, औरबिंदो ने कहा है, और श्री औरबिंदो जी ने कहा है, या टैगोर ने कहा है। तो एजुकेशन जो है वो हमारे अंदर के परफेक्शन को और निखारता है। ये वर्ड किनका था? विवेकानंद जी का ये वर्ड था। अगर आप फिर से एक बार रिकैप करेंगे तो आपको याद होगा कि विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि एजुकेशन कोई नई चीज़ नहीं है। एजुकेशन क्या है? हम जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर के जो पोटेंशियल है उनको बाहर निकालना ही क्या है? एजुकेशन कहलाता है। तो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन का आंसर क्या हो जाएगा? ये किन्होंने कहा है? विवेकानंद जी ने कहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलोसॉफी ऑफ बेसिक एजुकेशन न्याय तालीम इज। न्याय तालीम का भी क्वेश्चन पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट आता ही है। न्याय तालीम का क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे तो आप लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा न्याय तालीम किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी जी से ये रिलेटेड है। तो आप याद रखेंगे बुक का नाम क्या है? न्याय तालीम है। किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी जी से ये रिलेटेड है, क्योंकि इससे भी जो एक क्वेश्चन है वो पक्का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आप इसको याद रखेंगे। पहले तो आप फिलोसॉफर्स वाले जितने भी टॉपिक्स है ना, जहाँ पे भी आपको ऑथर का नाम दिख रहा है, बुक का नाम दिख रहा है, ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन इज रिलेटेड टू। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की बात किन्होंने की थी? किन्होंने की थी इनकी बात? तो इसकी बात किन्होंने की थी? महात्मा गांधी जी ने इनकी बात की थी। आप अगर एक बार लेक्चर देखेंगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा न्याय तालीम हो गया, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन हो गया, इन सब की बात किन्होंने की है? गांधी जी ने की है। ठीक है, इतना वो क्लियर हो गया। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम वहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हु फोकस्ड ऑन इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? तो ये आपको मैंने लेक्चर में बताया था, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा फोकस किन्होंने किया है? गांधी जी ने, विवेकानंद जी ने, औरबिंदो जी ने, या राधा कृष्णन जी ने? तो ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था, इंटीग्रल एजुकेशन औरबिंदो जी से रिलेटेड है। ठीक है, हु एम्फसाइज स्पिरिचुअल नेशनलिज्म इन एजुकेशन। किन्होंने स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को एम्फसाइज किया है? किसमें? एजुकेशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने एम्फसाइज किया है, औरबिंदो जी ने एम्फसाइज किया है, विवेकानंद जी ने एम्फसाइज किया है, या नेहरू जी ने इसको एम्फसाइज किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? विवेकानंद जी ने एजुकेशन में स्पिरिचुअल ऑफ नेशनलिज्म को इंक्लूड किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट इन एजुकेशन वॉज स्ट्रांगली एम्फसाइज्ड बाय। अभी हमने स्पिरिचुअल के बारे में पढ़ा है, फिर से हम स्पिरिचुअल के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट को एजुकेशन में किन्होंने एम्फसाइज किया? तो ऑप्शन क्या हमारे? विवेकानंद जी ने एम्फसाइज किया, गांधी जी ने एम्फसाइज किया, औरबिंदो जी ने एम्फसाइज किया, या फिर ऑल ऑफ दिस, तीनों ने एम्फसाइज किया है। तो स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट को मेनली विवेकानंद जी ने एम्फसाइज किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडिया ऑफ डेवलपिंग बॉडी माइंड एंड सोल टुगेदर इज लिंक्ड टू। मतलब बॉडी माइंड और सोल तीनों का जो डेवलपमेंट है वो किनके द्वारा बताया गया इन एजुकेशन? कि एजुकेशन में आपके माइंड का, आपके बॉडी का और आपके सोल का, तीनों का ही डेवलपमेंट होना चाहिए। ये किनका आइडिया था? गांधी जी का आइडिया था, औरबिंदो जी का आइडिया था, विवेकानंद जी का आइडिया था, या फिर ऑल ऑफ दिस, मतलब तीनों ने ही ऐसी बात कही है। तो आप अगर अलग अलग जगह देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको लिंक्ड मिलेंगे, लेकिन अपने फिलोसॉफी में माइंड, बॉडी और सोल तीनों को एक साथ इंटीग्रेटेड वे पे किसने बोला है? इनके बारे में औरबिंदो जी ने बताया है। ठीक है, सो
हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हु एम्फेसाइज्ड कैरेक्टर बिल्डिंग इन द एम ऑफ एजुकेशन। किन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग को एम्फेसाइज किया है इन एजुकेशन, गांधी जी ने, विवेकानंद जी ने, औरबिंदो जी ने या दयानंद जी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, औरबिंदो जी ने कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया है। ठीक है, हु एडवोकेटेड एजुकेशन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किन्होंने एजुकेशन में सेल्फ रियलाइजेशन की बात की है। तो सेल्फ रियलाइजेशन की बात किसने की है, गांधी जी ने, औरबिंदो जी ने, विवेकानंद जी ने या टैगोर जी ने। तो सेल्फ रियलाइजेशन की बात हम करेंगे तो वो किन्होंने की है, औरबिंदो जी ने कही है। ठीक है, फिर इन रिलायंस, रिलायंस की बात किन्होंने की है, विच थिंकर प्रमोटेड एजुकेशन एज फॉर सेल्फ रिलायंस। तो ये बात किन्होंने की है, गांधी जी ने, विवेकानंद जी ने, औरबिंदो जी ने या प्लेटो ने। तो इसका आंसर क्या होगा, गांधी जी ने सेल्फ रियलाइजेशन की बात की है। तो आपको टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे कैरेक्टर बिल्डिंग हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। तो ये दोनों वर्ड्स किनसे रिलेटेड है, औरबिंदो जी से रिलेटेड हैं। वहीं सेल्फ रिलायंस की बात करेंगे तो ये गांधी जी से रिलेटेड है। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे अगर तीनों की बात करेंगे कि माइंड, सोल, बॉडी, तीनों की लिंक्ड बातें किन्होंने की है, औरबिंदो जी ने की है। और मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, इन तीनों की बात किन्होंने की है, विवेकानंद जी ने बातें इनकी की है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर 10 और इसके साथ आपके सारे क्वेश्चनर्स कंप्लीट होते हैं ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। आप एक बार अच्छे से लेक्चर्स देख लेंगे, लेक्चर्स देखने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे और अगर आपने इतना कर लिया तो ये मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। साथ ही साथ हमने जनरल टेस्ट के भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, उनके भी क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी आप अच्छे से कर लेंगे। अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपके लिए मोर देन इनफ है, इससे आप आराम से अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। सो अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन वीडियोस चाहिए तो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कोई भी डाउट है आपको तो वो आप हमें कमेंट में बता देंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।